Okay, so in the last class we discussed about Greece tragedy, then Roman tragedy. Now let us see the British drama. Okay, as you know, British was also a colony of Roman Empire. Okay, कि जो ब्रिटिश है ये भी एक रोमन एम्पायर का था. सो देयर इज अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक एंड रोमन राइटिंग्स on British writings. Okay, there is a lot of influence, Greek and Roman influence on British writings. So all the British writers followed the same pattern as Greeks followed. Okay, so if you see the Greek drama, in which the tragedy was defined by Aristotle, proper tragedy definition was given by Aristotle, then number of acts, 5 acts, okay, 3 unities, time, action and place, and place. ये 3 यूनिटी है, ठीक है. टाइम, एक्शन एंड प्लेस, ये ग्रीक ड्रामा के 3 यूनिटीज हैं. टाइम, एक्शन एंड प्लेस, ये तीनों भी ब्रिटिश फॉलो किए प्रॉपर. 5 एक्ट का फॉर्मेट फॉलो किए, ठीक है. एंड दे टुक फॉर ट्रेजेडी. ट्रेजेडी के लिए सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए? सीरियस बेसिकली, ठीक है. रिवेंज इज ए टाइप. So subject matter should be serious for tragedy. So they also followed the same pattern. Their subject matter is serious. जो British tragedy पाएंगे, it is very serious tragedy. ठीक, उसका जो subject matter it is very serious. 3 कैटेगरी पाई जाती थी ड्रामा में, उसमें ग्रीस में ट्रेजेडी, कॉमेडी एंड सटायर. ओके, यहाँ पे ब्रिटिश में आकर के इसको ट्रेजिडी कॉमेडी कहने लगे, लेकिन है यही चीज है. ट्रेजिडी कॉमेडी मतलब उसमें स्टार्टिंग होगा अच्छा, फिर बीच में ट्रेजिडिक सीन होगा, फिर बाद में कॉमेडी हो जाएगी, मीन्स हैप्पी एंडिंग होगी. सो जो यहाँ पे सटायर था ये ट्रेजिडी कॉमेडी का फॉर्म लेता है. बाकी ये सेम फॉलो हुआ है, ये भी सेम फॉलो होता है, ठीक है. ये ब्रिटिश पीरियड में रहा जो मिडिल पीरियड है. नाउ लेट अस सी हाउ और व्हेन इट ग्रू इन ब्रिटिश लिटरेचर. कि ब्रिटिश लिटरेचर में कब बढ़ा, मतलब ये बढ़ा कैसे आगे आया, इसको देखते हैं इसकी हिस्ट्री. इफ यू सी हियर, फॉर द फर्स्ट 1000 ईयर्स, यानी अगर आप टाइम लाइन लगा लें, ये 0 है, ठीक है. इधर एडी है, इधर बीसी, ठीक है. क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर ये एमनो डोमिनी, ठीक है, यानी आफ्टर क्राइस्ट. शुरू के 1 सालों तक कोई सिग्निफिकेंट ग्रोथ नहीं रहा फर्स्ट 1000 ईयर्स में. देयर इज नो सर्वाइविंग टेक्स्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ ड्रामा इन ब्रिटिश हिस्ट्री, ठीक है. ब्रिटिश हिस्ट्री में कोई भी ड्रामा सर्वाइविंग नहीं है. And if you see this one, we are fortunate that we have so many drama of Kalidas and so many other writers, okay, around 1st, 2nd, 3rd century. So here there is no book of drama is available for the first 1000 years in British history. After that, they started writing literature, proper literature during Renaissance period. Okay, have you heard the word Renaissance? What is this? Renaissance means rebirth or revival of art, culture of किसका? ग्रीस, ठीक है. देखिए, इट इज रेनेसा इज अ मूवमेंट
which is revival, rebirth or रीएडाप्टेशन ऑफ ग्रीक आर्ट कल्चर एंड बिलीफ्स। ठीक है, जो ग्रीक आर्ट कल्चर है, ग्रीक आर्ट कल्चर लिटरेचर, उसको पुनः अपनाना या उसका एक रीबर्थ करना इन यूरोप, इट इज नोन एज रेनेसा। ठीक है, अभी तक आप देखें कि ब्रिटिश जो है अपने आप जो चल रहे थे, लेकिन रेनेसा स्टार्ट होता है, इट स्टार्टेड अराउंड 1350। ओके, आफ्टर द वॉर ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल एक जगह है, इस समय के हिसाब से तो मेरे ख्याल से ईरान या इराक के आसपास होगा। कॉन्स्टेंटिनो ये राजधानी थी। ठीक है, एंड इट वाज अ ग्रेट लर्निंग सेंटर। यहाँ पे कुछ युद्ध वगैरह टाइप होता है, तुर्की आक्रमण कर देते हैं तो लोग वहां से भागने लगते हैं, सब भाग के इधर उधर बिखरते हैं। यहाँ से धीरे धीरे फ्लो होना शुरू होता है हर चीज का यहाँ पे, और 1350 के आसपास जाकर के यूरोप में एक मूवमेंट का विकास होता है जिसका नाम दिया गया रेनेसा, पुनर्जागरण। ठीक है, सो पुनर्जागरण इज अ मूवमेंट और अवेयरनेस इन यूरोपियंस अबाउट ग्रीक आर्ट कल्चर एंड लिटरेचर। ठीक है, ग्रीक आर्ट कल्चर और लिटरेचर को लेकर के जो बिलीफ स्टार्ट हुआ या जो चीजें स्टार्ट हुई उसको हमने कहा, वहां पे कहा गया पुनर्जागरण। ओके, ऑफ कोर्स इट स्टार्टेड बाय टू मेजर थिंग्स, फर्स्ट रिफॉर्मेशन, ठीक है, सेकंड वन इज इंडस्ट्रियलाइजेशन। रिफॉर्मेशन था मतलब सभी का सुधारीकरण किया गया, रिफॉर्मेशन किया गया, एंड सेकंड वन इज इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये दो प्रोसेस उन्होंने अपनाया, पहले पुनर्जागरण में कि हाँ हमको एडॉप्ट करना है, एडॉप्ट करने के लिए कोई तो मेथोडोलॉजी चाहिए, तो उन्होंने सबसे पहले यूज किया रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन में भी अगर देखा जाए तो सबसे मेजर चीज स्टार्ट किया उन्होंने रिलीजियस रिफॉर्मेशन, धार्मिक सुधार। ठीक है, धार्मिक सुधार इसलिए कि बहुत सारी कुरीतियां भरी पड़ी थी जो चर्चेज में थी, हमने बहुत बार डिस्कस भी किया पहले। ठीक है, सो उन इविल्स को या उन बुराइयों को खत्म करने के लिए उन्होंने बहुत सारे मास मूवमेंट चलाए। जब मास मूवमेंट चलाया तो लोगों के एक अवेयरनेस आई, और जो रिलीजियस सुपरस्टिशंस थे या रिलीजियस एक्टिविटीज थे जिनको लगता था कि इससे कोई लाभ नहीं है, उसको उन्होंने धीरे धीरे बंद करना शुरू किया। तो ये बहुत मास मूवमेंट हुआ, एक रिलीजियस रिफॉर्मेशन को, और दूसरा इंडस्ट्रियलाइजेशन, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज। ठीक है, नए नए इंडस्ट्रीज का जो उन्होंने फॉर्मेशन शुरू किया, और धीरे धीरे उन्होंने फोकस किया साइंस पे। ठीक है, साइंटिफिक थिंकिंग पे। आप देखेंगे कि प्रिंटिंग प्रेस वगैरह उनके यहाँ आ गई, 1476 में आ गया था, कैक्सटन ने खोजा था, हालांकि वो जर्मनी का था। ठीक है, बट 15th सेंचुरी में भी बहुत तेजी से ग्रोथ होने लगा वहाँ पे, और ये चला लगभग 18th सेंचुरी तक, 1790 या 1800 तक चला पूरा रिफॉर्मेशन। ठीक है, एक लंबा प्रोसेस है ये। इसी बीच में जब रिवाइवल होना शुरू हुआ हर चीज का, तो लिटरेचर का भी रिवाइवल हुआ। So they started writing literature in English literature by following the models of Greek and Romans। ठीक है, ग्रीक और रोमन्स के मॉडल्स को फॉलो करते हैं। आपको अगर आप देखेंगे तो जो रोमन मॉडल है वो भी ग्रीक से ही बेस्ड है, ग्रीक से ही लिया गया है। ठीक है, सो ग्रीक मॉडल है वही रोमन में आया, क्योंकि रोमन ने जब अडॉप्ट कर लिया उनको जो कैप्चर कर लिया, एम्पायर अपना बना लिया, तो उन्हीं के आर्ट कल्चर को अपने हिसाब से अपने लैटिन भाषा में उन्होंने अडॉप्ट किया। ठीक, फिर रोमन्स फैल गए इंग्लैंड तक पूरा आ गए, इंग्लैंड को गुलाम बना लिया उन्होंने, कब्जा कर लिया, तो उनका जो कल्चर आर्ट का इफेक्ट था इनके ऊपर आ गया। ठीक है, अब देखो लगभग 400 साल तक थे वो गुलाम, इंडिया वाले 200 साल थे तो अंग्रेजी पढ़ना शुरू कर दिए, और 400 साल थे तो कुछ तो सीखे ही होंगे। ठीक है, तो उन्होंने, अगर आप देखेंगे कि जो ब्रिटिश हिस्ट्री थी, ठीक है, इट इज ए मिंगलिंग ऑफ सो मेनी कल्चर्स, ग्रीक, ब्रिटिश। ग्रीक अपने आप में बहुत बड़ा कल्चर है, तो बहुत सारी कंट्रीज को अकेले गुलाम बनाया था, तो सब मिक्स कल्चर था। इसी तरह से रोमन एम्पायर था, ये फैल गया जर्मनी फ्रांस से होते इंग्लैंड तक, तो इनके ऊपर इनका भी इम्पैक्ट रहा है। तो आप देखेंगे जो जो ब्रिटिश हिस्ट्री है, ब्रिटिश लिटरेचर है, उनके जो मॉडल्स हैं रोमन और ग्रीक पे मिलेंगे, और मैक्सिमम सब्जेक्ट मैटर्स लिए भी गए हैं जो उसका एक, अगर 100% नहीं तो कम से कम 50 to 80%
सब्जेक्ट मैटर भी अडॉप्ट किया गया है ग्रीक और ब्रिटिश से। ओल्ड बुक्स जो ग्रीक्स के हैं, ओल्ड बुक्स रोमन्स के हैं, उनसे लेकर के इसको लिखा गया है सारे। तो जो सब्जेक्ट मैटर है या मॉडल्स है ब्रिटिश राइटिंग की, इट इज अडॉप्टेड फ्रॉम ग्रीक एंड रोमन्स। ठीक है, सो लेट अस सी। They also started writing tragedy, comedy and tragicomedy। ठीक, जस्ट लाइक ग्रीक्स। ग्रीक्स में भी था ट्रेजिडी, कॉमेडी एंड सटायर था। जो सटायर है उसको यहाँ पे इन्होंने ट्रेजिकॉमेडी कहा ब्रिटिश लिटरेचर में। सो सिग्निफिकेंट ग्रोथ इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग एलिजाबेथन पीरियड। कब था एलिजाबेथन पीरियड? सब भूल गए? 1558 टू 1603। ठीक है। सो सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन ट्रेजेडी और इन ड्रामा इज ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग एलिजाबेथन पीरियड और यू कैन से 16th सेंचुरी। ओके, इससे पहले भी थे, लिखे गए हैं, कुछ ज्यादा नहीं, जैसे गोरबुडॉक करके फर्स्ट ट्रेजेडी है। ठीक है, तो ये इक्का दुक्का लिखे गए थे, बहुत मेजर में नहीं लिखा गया, हालांकि उसका एग्जैक्ट डेट नहीं क्लियर है। बट एलिजाबेथन पीरियड में मेजर राइटर्स पैदा हुए, जैसे शेक्सपियर, देन बेन जॉनसन, स्पेंसर, कीड। ठीक है, ऐसे बहुत सारे राइटर्स थे। ठीक है, और यहाँ से एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ड्रामा में स्टार्ट हो गया ब्रिटिश में। और शेक्सपियर लेडी, ही हैज रिटन हाउ मेनी प्लेज? हाँ, शेक्सपियर प्लेज, हाँ, हाउ मेनी प्लेज? 38। ठीक है, देखो 37 क्लियर है। ठीक है, 38 जो था ये अधूरा था, जिसको बाद में लोगों ने पूरा किया है। तो कहीं पे आपको 37 लिखा मिलेगा, कहीं 38 लिखा मिलेगा। ठीक है, तो आप 37 भी मान के चलिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, एमंग 37 प्लेज देर आर मेनी प्लेज विच आर हिस्ट्री प्लेज। ओके, अगर उनके प्लेज को अलग अलग डिवाइड करें तो हिस्ट्री प्लेज है, यानी इट इज अबाउट सम किंग और क्वीन और सम मेजर इंसिडेंट, हिस्टोरिकल इंसिडेंट, यानी उसका जो सब्जेक्ट मैटर हिस्ट्री से लिया गया है। इस तरीके से इनके जो ट्रेजेडीज हैं, ठीक है, मेजर ट्रेजेडीज हैं शेक्सपियर के। मेजर ट्रेजेडीज कौन कौन सी है? हाँ हाँ, बताओ क्या क्या नाम था? हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। ठीक है, ये 4 हैं, इसी क्रम में लिखे गए हैं और इसी क्रम में सबसे छोटा मैकबेथ है, सबसे बड़ा ये है हैमलेट है, सबसे छोटा मैकबेथ है। ठीक है, सो ये इस क्रम में लिखे गए हैं। याद करने के लिए हॉकम याद कर लीजिए तो याद कर सकते हैं। ये इनके ग्रेट ट्रेजेडीज कहलाते हैं, मेजर ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर। ठीक है, हैमलेट, ये ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। ठीक है, ये 4 ट्रेजेडी है जो मेजर ट्रेजेडीज है। इसके बाद इनके बहुत सारी हिस्ट्री प्लेज हैं, जिसमें आप देखेंगे, ठीक है, जो राजाओं के नाम से बना हुआ है, उसमें हेनरी सेकेंड, हेनरी थर्ड, हेनरी सिक्स्थ, हेनरी फिफ्थ, ऐसे कर करके बहुत सारे हेनरी का ही है। ठीक है, तो इनके हिस्ट्री करीब 10 या 11 प्लेस हैं हिस्ट्री के। कुछ कॉमेडी हैं, जैसे मिडसमर नाइट ड्रीम और इनके और भी ट्रेजेडी हैं, जैसे जूलियस सीजर भी एक ट्रेजेडी है, लेकिन उतना मतलब सीरियस नहीं है वो जितना ये सब है सीरियस। तो बहुत सारे प्लेज हैं इनके आप। ठीक है, तो शेक्सपियर अपने आप में अकेले इतना बड़ा ट्रेजेडियन थे या इतने बड़े राइटर थे कि लगभग पूरे ब्रिटिश लिटरेचर को अगर देखा जाए तो पूरा कैप्चर किए पड़े हैं। सबसे ज़्यादा प्लेज लिखा इन्होंने, सबसे ज़्यादा प्लेज इनके परफॉर्म्ड हुए। ही वॉज एक्टर हिमसेल्फ ऑल्सो। ओके, परफॉर्मर भी थे प्लस राइटर भी थे। ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं पहले भी।
सो सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट जो एलिजाबेथन पीरियड में हुआ यहाँ से हुआ, इसके बाद फिर आगे चलता गया। जैसे इनके बाद 1603 के बाद जैकोबियन पीरियड आता है। ओके, 1603 to 1625। ओके, आफ्टर दैट कैरोलिन पीरियड 1625 to 1649। ओके, सो ये सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन ड्रामा चलता चला गया एंड दे स्टार्टेड फॉलोइंग द सेम क्लासिकल मॉडल। जो ग्रीक मॉडल था उसको हम क्लासिकल मॉडल कहते हैं। ठीक है, क्लासिकल इसलिए कहते हैं कि एक तरह से परफेक्ट मॉडल है। 5 एक्ट प्ले है। 5 एक्ट हमने ग्राफ आपको बताया था इस तरीके से। ठीक है, हाँ, इज एक्सपोजिशन, राइजिंग एक्शन, क्लाइमेक्स, देन फॉलिंग एक्शन, देन रिजोल्यूशन। ठीक है, ये 5 आपके जो इसके हैं मॉडल, ये 5 एक्ट्स को शो करते हैं। ये इसको क्या कहते हैं? हाँ, प्रेटेक्स्ट पिरामिड या प्रेटेक्स्ट ट्रायंगल। ठीक है, प्रेटेक्स्ट ट्रायंगल या प्रेटेक्स्ट पिरामिड। तो ये मॉडल है। आप देखेंगे तो 5 एक्ट है इसमें। अब यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा है, इसका मतलब नहीं कि ये छोटा है, ये क्लाइमेक्स वाली सीन है पूरी। ठीक है, लंबा सीन हो सकता है, बट ये इस तरीके से जाएगा। आपके अंदर जो इमोशंस होंगे वो इसी तरीके से होंगे, एकदम यहाँ पे स्थिर रहेगा, एकदम अब क्या होगा, अब क्या होगा, एकदम स्थिर बने रहेंगे। फिर धीरे धीरे आपका इमोशंस डाउन होगा और लास्ट में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो देयर आर सो मेनी राइटर्स। और इस समय तक जो मेजर राइटिंग्स था ट्रेजेडी, कॉमेडी और ट्रेजिक कॉमेडी। ठीक है, आफ्टर around in 19th and 20th century there are different types of modern drama। इसको हम लोग मॉडर्न ड्रामा कहते हैं। ओके, सो ड्रामा के हिस्ट्री को या ड्रामा के डिवीजन को देखें पढ़ने के लिए तो आप 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज ग्रीक, देन रोमन्स, देन ब्रिटिश, देन मॉडर्न प्ले। ठीक है, या ब्रिटिश वाले को इंग्लिश प्ले या एलिजाबेथन, ठीक कह सकते हैं, एलिजाबेथन ड्रामा। फोर्थ वन इज मॉडर्न प्ले। मॉडर्न मतलब है 20th सेंचुरी में जो लिखा गया है। ठीक है, या 19 से लेकर 20th सेंचुरी तक। सो 1900 के बाद वाला जो है प्ले वो सब मॉडर्न प्ले में आता है। तो मॉडर्न प्ले जो लिखे गए, दे स्टार्टेड रिजेक्टिंग ऑल द क्लासिकल रूल्स। क्लासिकल रूल्स में कितने एक्ट होने चाहिए? 5। यू विल फाइंड समटाइम्स 2 एक्ट प्ले, 3 एक्ट प्ले, 1 एक्ट प्ले। ठीक है, 4 एक्ट प्ले, समटाइम्स 5 एक्ट प्ले। तो वो जो मॉडल इन्होंने यहाँ पे सजेस्ट किया था पोलिटिक्स में, एक तरह से अरिस्टोटल ने, उसको लोग रिजेक्ट कर देते हैं। तो मॉडर्न प्लेस जो आगे उसमें सब अलग अलग तरीके के प्ले हो गया। कोई प्रॉब्लम प्ले है, कोई क्लासिक प्ले है, कोई एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा है, कोई सोशल प्ले है। मतलब अलग अलग तरीके के प्ले है। यानी किसी प्ले में किसी इशू को लेकर दिखाया जाए तो प्रॉब्लम प्ले हो जाता है। यानी रीजनल प्रॉब्लम उसमें दिखाई जाती है, रीजनल हो, नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, कोई एक समस्या हो जो कि फॉर ऑल टाइप फील हो, मतलब इट इज फॉर द पब्लिक वेलफेयर। तो इस तरह का प्ले हो गया, उसको प्रॉब्लम प्ले कहा जाने लगा। एक प्ले होता है एक्सप्रेशनिस्ट प्ले, जिसमें राइटर अपने किसी मोरल वैल्यूज या मोरल चीज़ों को ज़्यादा उसमें एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है। ठीक है, यानी उसको राइटर का एक्सप्रेशन ज़्यादा होगा, उसमें मोरालिटी पे बेस्ड रहेगा। अगर आप देखेंगे इसी में एलिजाबेथन में तो बहुत सारे प्ले आ जाते हैं। मोरालिटी प्ले है, ठीक है, देन कैवेलियर प्ले है, मोरालिटी प्ले है, एक और है जो थीम्स ऑफ बाइबल से लिखा जाता है, बिब्लिकल प्लेज होता है वो। ठीक है, जिसके थीम्स बाइबल से लिया, मिरेकिल प्ले कहते हैं उसको। मिरेकिल मतलब एलिजाबेथन में ही अलग अलग कैटेगरी के चलने लगे। ठीक है, जैसे अगर आप देखें यहाँ पे तो एक हो जाएगा मिरेकिल प्ले, देन नहीं, मिरेकिल बिब्लिकल हो गया, मिस्ट्री प्ले, बहुत सारे हैं इसी। मतलब देखो प्ले मेन है, उसके बाद किस लायक है, किस कैटेगरी में डाल दिया आप उसकी तार है। ठीक है, मिरेकल प्ले इज बेस्ड ऑन द बिब्लिकल स्टोरी। बाइबल में जो बहुत सारी कहानियां लिखी गई हैं, ठीक है, उन कहानियों को आधार बना करके जब आप एक प्ले लिखते हैं तो उसको कहते हैं बिब्लिकल प्ले।
ठीक है, या मिरेकल प्ले। मिरेकल में मतलब है कि इसमें इट यूजेस सुपर नेचुरल एलिमेंट्स और सुपर नेचुरल पावर्स, ठीक है, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का यूज इसमें ज्यादा होगा, और कुछ ऐसा लास्ट में मिरेकल दिखाया जाएगा जिसको लगे एक आम इंसान इसको नहीं कर सकता है। इट कैन बी डन ओनली बाई गॉड, ठीक है। तो इसको, इस तरह के प्ले को मिरेकल प्लेस कहा जाता है। इसी में ड्यूज एक्स मकीना यूज किया जाता है। ये मैंने ये बताया था, ड्यूज एक्स मकीना, ये गॉड फ्रॉम द मशीन। गॉड फ्रॉम द मशीन का मतलब है कि ईश्वर गॉड नहीं, मशीन बन के नहीं आएगा, लेकिन एक ऐसा रिजोल्यूशन देने के लिए, वहाँ पे समस्या है कोई, इसको सॉल्व करने के लिए एक ऐसी चीज लाई जाएगी अचानक संजोग से कि लगेगा कि हाँ ये ईश्वर अपना रूप बदल के आ गए, ठीक है। तो इसको ड्यूज एक्स मकीना कहते हैं, मतलब गॉड फ्रॉम द मशीन, गॉड फ्रॉम मशीन। तो यहाँ पे मिरेकल प्ले हो गया, मिस्ट्री प्ले है, यानी सब मिस्टीरियस थिंग्स को लेकर के दिखाया जाए, क्लियर किया जाए वहाँ पे। इसी तरीके से कोर्ट प्ले होता था, ठीक है, जो कि राजा या उनके जो एसोसिएट्स थे उनको खुश करने के लिए लिखा जाता था केवल, और उनको दिखाया जाता था। कोर्टली प्ले कहते थे उसको, कोर्ट प्ले या कोर्टली प्ले, मतलब आम पब्लिक के लिए नहीं लिखा जाता था। जो एलिजाबेथन पीरियड्स के जितने प्लेस हैं ज्यादातर लिखे ही इसीलिए गए थे केवल, बहुत पब्लिक में बहुत कम प्ले किए गए, ज्यादातर मतलब सारे नहीं, लेकिन बहुत सारे केवल कोर्ट में प्ले किए जाते थे। बाद में धीरे धीरे जब डेवलपमेंट हुआ ड्रामा का तो सब जगह पब्लिक में आ गया, ठीक है। पहले कोर्ट में प्ले किया जाता था। तो एलिजाबेथन पीरियड में ड्रामा का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। इसके बाद 17th सेंचुरी तक चला। 18th सेंचुरी में, ठीक है, नॉवेल्स आ गए, नॉवेल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस हो गया तो ड्रामा कम हो गया, ठीक है। एट प्रेजेंट में अब देखेंगे तो ड्रामा भी वैसे लिखा जाता है जैसे नॉवेल लिखा जाता है, वैसे ड्रामा लिखा जाता है। सब बराबर बराबर, कौन ज़्यादा कौन कम कुछ क्लियर नहीं है, ठीक है। और मॉडर्न प्लेस में बहुत ज़्यादा क्लासिकल रूल्स को नहीं फॉलो करते हैं, ठीक है। दे रिजेक्टेड, नॉट रिजेक्टेड यू कैन से, उनको लगा कि नहीं हम स्टिक क्यों रहे इसी पे, हम कुछ चेंजेस लाएं, कुछ मॉडर्नाइजेशन उसमें करें, ठीक है। अब मॉडर्नाइजेशन तो यही है ना, पुरानी एग्जिस्टिंग चीज़ें उसको रिजेक्ट करना ही तो मॉडर्नाइजेशन है, और क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, अकॉर्डिंग टू रूल्स चलते थे। क्लासिकल, न्यू क्लासिकल पीरियड तक चले गए, इसके बाद अब बंद कर दिए वो लोग, ठीक है। तो विक्टोरियन में भी है, दे रिजेक्टेड द ओल्ड थिंग्स। सो इसमें मॉडर्न प्लेस जो लिखे जा रहे हैं, इट मे बी बेस्ड ऑन एनी प्रॉब्लम, देन इट विल बी कॉल्ड एज प्रॉब्लम प्ले। वन काइंड ऑफ प्ले इज देयर दैट इज कॉल्ड एज क्लोजेट ड्रामा। इसको क्लोजेट पढ़ते हैं, क्लोजेट, ओके। ए काइंड ऑफ ड्रामा विच इज meant to be read, not to be performed, ठीक है, which is meant to be read or to be heard, not to be performed, ठीक है। मतलब एक इस तरह का प्ले है जिसको लिखा जाएगा केवल पढ़ने के लिए या सुनने के लिए, लेकिन परफॉर्म करने के लिए नहीं, ठीक है। जैसे भी आप आगे जाएंगे तो आपके सिलेबस में है 7 स्टेप्स अराउंड द फायर, एक प्ले है, एक क्लोजेट ड्रामा है, क्लोजेट 7 स्टेप्स अराउंड द फायर, महज दत्तानी का है। तो 7 स्टेप्स अराउंड द फायर ये पढ़ने के लिए है ड्रामा, इसको परफॉर्म नहीं करना है। या बहुत सारे ड्रामेटिक फॉर्म आपको रेडियो पे, टीवी पे दिखाई देते हैं। जैसे टीवी में, रेडियो में आपने एक प्रोग्राम आता है हवा महल, सुना है कभी? विविध भारती पे रोज आता है शाम को 8:15 बजे, हवा महल। वो 15 मिनट में एक कोई ऐसी ड्रामेटिक आर्ट को सुनाया जाता है, उसमें कोई चीज़ परफॉर्म करके ऑडियो फॉर्म में रहेगा, और आपको सुनने के बाद लगेगा कि हाँ एकदम सामने हो रहा है सब, ठीक है। तो इसको सुन करके या पढ़ करके आप पूरे ड्रामा के चित्रांकन को महसूस करेंगे, पूरे इमेज को आप अपने दिमाग में सेट करके चलते जाएंगे, पढ़ते केवल पढ़ना है आपको वहाँ पे। इस तरह के ड्रामा को कहते हैं क्लासिक ड्रामा। ये भी मॉडर्न प्ले है। मॉडर्न प्ले में कई टाइप्स हैं, उसमें एक ही है, ओके। सो विद दिस
all further days.